क्रिकेट मेरा पहला प्यार है और आज भी ना जो अपनी टीम हारती है यहाँ दिल में दर्द होता है। और उस दिन तो ना और भी ज्यादा हुआ था क्योंकि टीम नहीं हारी थी मेरी, क्रिकेट ही हार गया था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्रिकेट में हेरा फेरी कैसे हो रही है। टीम के अंदर की जानकारी आखिर लीक कौन कर रहा है, पैसों के लिए क्रिकेटर मैच में गड़बड़ी कर क्यों रहे हैं। आज वही हार्ट ब्रोकन स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे आप जैसे करोड़ों फैंस का भरोसा भी टूटा था। उस दिन पहली बार भारत में मैच फिक्सिंग शब्द लोगों ने सुना। वैसे वर्ल्ड क्रिकेट में अर्ली 90s में मैच फिक्सिंग सामने आ गई थी, पर इंडिया में सन 2000 में ऑफिशियली उसके ऊपर से पर्दा उठा। मैं भी उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में नया नया ही आया था। भाई सड़क से संसद तक मैच फिक्सिंग का शोर हर जगह था। अखबारों के पेज मैच फिक्सिंग की हेडलाइन से भरे हुए थे और इस हल्ले गुल्ले में के बीच मैंने वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन कपिल पाजी को टीवी पर रोते हुए भी देखा। बहुत बुरा लगा था। कपिल पाजी पर भी मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। ये आरोप किसने लगाए थे ये आपको कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये जानिए कि मैच फिक्सिंग की इंडियन क्रिकेट में कहां से एंट्री हुई और कैसे खिलाड़ियों की चोरी एक्चुअली पकड़ी गई। साल 2000 में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आई थी। 2 टेस्ट मैचेस से 5 वनडे की सीरीज खेलने के लिए दोनों टीम्स आमने सामने। सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई में था। दोनों टीमें वानखेड़े स्टेडियम के पास ताज होटल में रुकी थी। सीरीज शुरू होने से पहले संजीव चावला नाम का एक आदमी लंदन से मुंबई आया और उसी होटल में रुका जहां टीमें रुकी थीं। अब इसी दौरान दिल्ली पुलिस अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक केस को सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों के फोन टैप कर रही थी। लंदन से जो संजीव चावला नाम का आदमी आया था ना, उसके पास यहाँ का कोई नंबर तो था नहीं। संजीव चावला के एक दोस्त ने उसे भारत का नंबर दिया। अंडरवर्ल्ड वाले केस के चक्कर में पुलिस इस फोन नंबर को भी टैप कर रही थी। संजीव चावला सारा दिन फोन पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बातें करता था और कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि फोन पर सारा दिन क्रिकेट की बातें क्यों चलती रहती हैं। पर एक दिन रिकॉर्डिंग में पुलिस को एक ऐसे आदमी की आवाज सुनाई दी जो अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोल रहा था। कुछ दिन बाद एक पुलिस अधिकारी घर पर बैठकर टीवी पर मैच देख रहे थे। उस समय कमेंटेटर और हैंजी क्रोनिये के बीच बात चल रही थी। आवाज सुनकर पुलिस अधिकारी का दिमाग घूम गया क्योंकि फोन रिकॉर्डिंग में जो आवाज वो दिन रात सुनते थे ये वही तो आवाज थी। ये आवाज हैंजी क्रोनिये की थी। इस बात का जिक्र सीबीआई की रिपोर्ट में भी है। पुलिस को शक हुआ कि भारत में भी मैच फिक्स हो रहे हैं। पुलिस ने और रिकॉर्डिंग सुनने का फैसला किया और फिर एक दिन पुलिस को कामयाबी मिली भी। संजीव चावला ने फोन पर बोला, हेलो हैंसी। फिर दोनों के बीच मैच फिक्स करने की डील भी हुई। हैंसी ने संजीव चावला से वायदा किया कि दक्षिण अफ्रीका के 3 बल्लेबाज 20 से ज्यादा रन नहीं बनाएंगे। मैच में ऐसा ही हुआ, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम मैच जीत गई थी। पुलिस की फोन रिकॉर्डिंग की ये सारी डिटेल सीबीआई की रिपोर्ट में शामिल है। तो ऐसे अंडरवर्ल्ड के केस को सुलझाने की कोशिश कर रही पुलिस के हाथ मैच फिक्सिंग के सबूत भी लग गए। पुलिस ने जांच एजेंसियों को बाद में ये बताया कि जो बात मैच से पहले हैंजी क्रोनी और फिक्सरों के बीच में होती थी, मैच में वैसा ही होता था। दिल्ली पुलिस के हाथ सबूत तो लग गए थे, लेकिन केस फाइल करने के लिए उन्हें बीच सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को गिरफ्तार करना पड़ता। इसलिए सीरीज खत्म होने का इंतजार किया। इसी दौरान फिक्सर किंग संजीव चावला पुलिस को गच्चा देकर लंदन वापस भाग गया। सीरीज खत्म होते ही पुलिस ने केस फाइल किया। उन्होंने खुलासा किया कि उनके पास हैंजी क्रोनिये और मैच फिक्सर संजय चावला की बातचीत का टेप है। क्रोनिये के अलावा दिल्ली पुलिस ने हर्षल गिब्स, निकी बॉय और पीटर स्ट्रेडम पर भी फिक्सिंग में शामिल होने की बात कही। मैंने आपको बताया था ना कि हैंसी ने 3 खिलाड़ियों के जल्दी आउट होने का भरोसा फिक्सर संजीव चावला को दिया था। वो 3 खिलाड़ी यही थे। मैच फिक्सिंग में टीम के कप्तान समेत बड़े खिलाड़ियों का नाम दुनिया के सामने आने से दक्षिण अफ्रीका में हड़कंप मच गया। पर दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के सामने हैंजी क्रोनिये ने सारे आरोपों को झूठा बता दिया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका सरकार ने जांच के आदेश दिए। जांच में सारे सबूत हैंसी के खिलाफ निकले। तब जाकर हैंसी ने कैमरे पर माना कि उन्होंने चीटिंग की थी। रोते हुए हैंजी क्रोनिये ने मैच फिक्सिंग की बात कबूल की और ऐसे दक्षिण अफ्रीका का एम्बेसडर दुनिया के सामने फिक्सर के नाम से मशहूर हो गया। साल 2000 में ही भारत दौरे से ठीक पहले हैंजी क्रोनिये पर
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान भी फिक्सिंग के आरोप लगे थे। जब सेंचुरियन टेस्ट के 3 दिन बारिश में धुलने के बाद पारी को 4 फीट करके हैंसी क्रोनिये ने इंग्लैंड को आखिरी दिन 249 रन का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड यह मैच 2 विकेट से जीत गया। हैंसी के फैसले से सब हैरान थे। इस मैच की भी जांच हुई जिसमें हैंसी दोषी पाए गए। हैंसी पर दक्षिण अफ्रीका ने लाइफ टाइम बैन लगा दिया और इसके 2 साल बाद जून 2002 में एक विमान दुर्घटना में हैंसी क्रोनिये की रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई। उस समय हैंसी मात्र 32 साल के थे। अब आप सोच रहे होंगे कि तो भारतीय खिलाड़ियों के नाम मैच फिक्सिंग में कैसे आए? तो हुआ यूं कि जब भारत में दिल्ली पुलिस ने हैंसी के खिलाफ मैच में पैसे लेकर गड़बड़ी करने का केस बनाया था, तब हैंसी ने किंग कमीशन के सामने टीम इंडिया के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर आरोप लगाया। हैंसी ने बताया कि 1996 में कानपुर टेस्ट मैच के दौरान अजहरुद्दीन ने उन्हें एम.के. गुप्ता नाम के फिक्सर से मिलवाया था। यानी मैच फिक्सिंग का खेल भारत में भी बहुत पहले शुरू हो चुका था। एम.के. गुप्ता ने हैंसी को मैच हारने के लिए $30,000 दिए। इसके अलावा हैंसी ने पूछताछ में यह भी बताया कि टॉस और दूसरी कुछ जानकारियों के लिए उन्हें 50,000 भी ऑफर हुए थे। भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर आरोप लगे तो सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई की इंक्वायरी में एम.के. गुप्ता ने कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम भी लिया। एम.के. गुप्ता ने बताया कि अजहर को एक फैशन शो करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए थे। अजहर और एम.के. गुप्ता के बीच में डील हुई कि टीम इंडिया टाइटन कप हारेगी। मैच में अजहर और अजय जाडेजा जल्दी आउट हो गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अकेले मैच जितवा दिया। सीबीआई ने सचिन को भी जांच में मदद के लिए बुलाया था। सचिन ने बताया कि अजहर और जाडेजा के जल्दी आउट होने के बाद कुछ खिलाड़ी ऐसा लगा जैसे जानबूझकर धीरे खेल रहे थे। ये पूरा किस्सा जांच एजेंसी की रिपोर्ट में है। मोहम्मद अजहरुद्दीन को जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब उनकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उसमें सट्टेबाजों का लिंक जरूर मिला। अजय जाडेजा के खिलाफ भी पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड से ही केस बनाया था। और सबके मन में एक सवाल होगा कि ये एम.के. गुप्ता अजहर तक पहुंचे कैसे? ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एम.के. गुप्ता पहले बैंकर थे, वहां से पंटर बने और फिर फिक्सर। एम.के. गुप्ता बैंक में नौकरी करता था। उसे मैच पर पैसे लगाकर मुनाफा कमाने का बहुत शौक था। वो पंटर बन गया और उसके कनेक्शन धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगे। उसे कहा गया था कि घरेलू क्रिकेट में वो प्रतिभाशाली युवाओं से दोस्ती बढ़ाए। मकसद सिंपल था कि अगर कोई खिलाड़ी टीम इंडिया में आए तो फिर उसके जरिए मैच फिक्सिंग की जा सके। घरेलू क्रिकेट से ही एम.के. गुप्ता ने दिल्ली के स्टार वॉल्ट अजय शर्मा से दोस्ती की। अजय शर्मा थोड़े से हम्बल फैमिली से आते थे, इसलिए एम.के. गुप्ता ने उनकी मदद करनी शुरू की, कभी पैसे देकर तो कभी क्रिकेट का सामान देकर। ये सारी बातें एम.के. गुप्ता ने सीबीआई को बताई। अजय शर्मा कुछ साल बाद टीम इंडिया में आए और वो क्रिकेटर अजय शर्मा ही थे जिसने फैशन शो के पैसों के लिए कप्तान अजहर के फिक्सर एम.के. गुप्ता से मुलाकात करवाई थी। इसके अलावा अजय शर्मा पर टीम जानकारी भी फिक्सर को लीक करने के आरोप लगे। सीबीआई की पूछताछ में अजय शर्मा ने बताया कि वो टीम में नया था और उसे टीम के अंदर की सारी प्लानिंग अपने रूममेट मनोज प्रभाकर से मिलती थी। सीबीआई की रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को मारुति जिप्सी खरीदनी थी। अजय शर्मा ने मनोज की मुलाकात फिक्सर एम.के. गुप्ता से करवाई। एम.के. गुप्ता ने शर्त रखी कि मनोज प्रभाकर अगर उसे अरविंदा डिसिल्वा श्रीलंकन स्टार से मिलवा देंगे तो उनका काम हो जाएगा। सीबीआई ने मनोज प्रभाकर से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने कपिल देव का नाम भी उछाल दिया। मनोज ने कपिल पर यह आरोप लगाया कि 1994 में उन्होंने मैच हारने के लिए 25 लाख रुपए लिए थे। हालांकि कपिल पाजी के खिलाफ जांच में ये आरोप बेबुनियाद निकले। मनोज प्रभाकर ने तहलका.com के साथ मिलकर कई बड़े क्रिकेटर्स का स्टिंग ऑपरेशन भी किया। इसमें सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और नवजोत सिंह सिद्धू के स्टिंग सबसे अहम थे। इससे काफी तहलका मच गया। सीबीआई ने 75 पेज की मैच फिक्सिंग की रिपोर्ट बनाई जिसमें साफ लिखा था कि भारत में बड़े लेवल पर मैच फिक्सिंग हो रही थी। खिलाड़ी कोर्ट से तो बच गए क्योंकि मैच फिक्सिंग के खिलाफ कोई सख्त कानून आज तक हमारे देश में बना ही नहीं है। पर बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को सजा दी। मनोज प्रभाकर पर 5 साल का बैन लगाया गया। अजय जाडेजा पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने के कारण पहले तो आजीवन प्रतिबंध लगा, बाद में इसे घटाकर भी 5 साल कर दिया गया। अजय शर्मा पर आजीवन बैन लगाया गया क्योंकि मैच फिक्सिंग के लिए प्लान बनाने में इनका बड़ा रोल था, ऐसा सीबीआई का मानना था। ये बैन 2014 में कोर्ट से हट भी गया। भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर भी लाइफ टाइम बैन लगा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 2012 में वह प्रतिबंध भी वापस ले लिया।
पर मैच फिक्सिंग की ये दाग थोड़े फीके पड़ते उससे पहले 2023 के आईपीएल में फिर फिक्सिंग का जिन जाग गया। अगली कहानी में आपको बताऊंगा कि आईपीएल में कैसे फिक्सिंग की एंट्री हुई। तब तक के लिए गुड बाय।